नेक्स्ट जो आपका नीट का टेस्ट है इस बार का, वो आपका पोस्टपोन करेंगे, लास्ट पे होगा, क्योंकि पी ब्लॉक हमारा अभी हुआ नहीं है +2 का। तो इस बार आपका जो टेस्ट होगा क्लास में वो कोऑर्डिनेशन का होगा संडे को। ठीक है, जितना हम पढ़ लेंगे तब तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ठीक है, लास्ट टॉपिक चेक करो। 3 तरह का हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पढ़ा है। ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में पढ़ लिया। ऑक्टा में कैसे होता है पहले बताओ। नीचे कौन कौन से जाते हैं? ऊपर कौन से जाते हैं? बीच में जो गैप है इसे डेल्टा ओ कहा जाता है। टेट्रा में उल्टा हो गया था, नीचे 2 आ जाते हैं, ऊपर कितने चले जाते हैं? 3। जो गैप है उससे क्या 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 है? डेल्टा टी। और थर्ड, स्क्वायर प्लेनर का हमने किया कि पहले ऑक्टा बनाना है, ऑक्टा में आगे जेड वाले मान लो हटा दें, उस बेस पे हमने करना है कि जेड वालों की एनर्जी कम हो जाएगी, पहले इनमें से कौन से 2 हैं जो नीचे चल जाएंगे? वाई जेड एंड एक्स जेड। ये ऊपर आ जाएगा एक्स वाई। इनमें से कौन सा नीचे आएगा? और ऊपर कौन सा चल जाएगा? तो स्क्वायर प्लेनर में ऐसे होगा। ठीक है, इसका डेल्टा कम डिस्कस होता है, रीजन बहुत ज्यादा है, सिर्फ ऑक्टा और टेट्रा वाले हमारे सिलेबस में। ठीक है, क्लियर है। आगे इसी से रिलेटेड आज हमने कुछ और चीजें पढ़नी है, इसका एप्लीकेशन क्या, हमने इसका हमें फायदा नुकसान क्या है, क्यों पढ़ा है। पहला टॉपिक बना लो, इसके बेस पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड मैंने बता दिया था क्यों है। अगर तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा ओ कम है, फिर तो ऊपर चला जाता है वीक फील्ड। लेकिन अगर डेल्टा ओ बहुत ज्यादा हो गया, ऊपर जाना मुश्किल है, तो पेयर होने लग जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, है ना। तो वो सारा इस पे डिपेंड है। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड हैं, इनके कलर होते हैं, कोई ग्रीन कलर है, कोबाल्ट ब्लू कलर है, किसी का कोई पिंक कलर है, अलग अलग कलर। और ये कलर क्यों आते हैं? क्योंकि इनमें डी डी में आपस में स्प्लिटिंग हो गई, एक नीचे आ गए एक ऊपर आ गए, गैप पैदा हो गया। तो एक स्पेक्ट्रम टॉपिक पढ़ा है हमने, तो इसमें स्पेक्ट्रम दिखने लग जाएगा, कलर दिखने लग जाएंगे। कैसे? व्हाइट लाइट की जो एनर्जी है बहुत कम है, लेकिन उतनी एनर्जी सफिशिएंट है लोअर शेल से ट्रांजिशन दिखाने के लिए। लोअर शेल से एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा? हायर में। अगर लोअर से हायर हो चल जाएगा तो वेव गियर में से कोई एक कलर ये एब्जॉर्ब कर लेता है, वेव गियर है, वेव गियर में से कोई एक कलर एब्जॉर्ब करेगा, डिपेंडिंग ऑन एब्जॉर्ब अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, डिपेंडिंग ऑन डेल्टा वैल्यू, डेल्टा टी या डेल्टा ओ या स्क्वायर, जो भी डेल्टा वैल्यू। अगर ये डेल्टा वैल्यू ज्यादा है तो नीचे से ऊपर एक्साइट करवाने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा, तो फिर ज्यादा एनर्जी वाली फ्रीक्वेंसी लेगा। अगर लेकिन वीक फील्ड है, वीक फील्ड है तो ये गैप क्या है? कम, कम है तो नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी भी कम लेगा, रेड की तरफ लेगा।
कोई एक कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी जो ट्रांसमिट कर देता है ना, वो ट्रांसमिटेड कलर हमें दिखता है। और ट्रांसमिटेड में वेव गेयर में से मान लो ग्रीन कट गया, तो बाकी जो निकल के आगे वो मिक्स होके कोई एक कलर दिखता है हमें उनकी मिक्सिंग से। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज सीन, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इनके स्पेक्ट्रम आते हैं वेव गेयर में से, व्हाइट लाइट में से, डिपेंडिंग अपॉन गैप ये ट्रांजिशन दिखाते हैं। नीचे वाले शेल से इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाता है, कोई एक या दो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर ली, बाकी सारी छोड़ दी। हम बाहर खड़े हैं, मुझे वो कॉम्प्लेक्स में से जो कलर दिखाई देगा वो ये वाला दिखाई देगा ट्रांसमिटेड, और ये वाला ट्रांसमिटेड बाकी जो मिक्सचर है उनको मिक्स करके फिर एक कलर बनता है, वो हमें दिखाई देता है। इन कलर को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आते हैं। अब ये इसमें कलर आने का रीजन ये हो गया भी, अगर तो 3 से 4 में लेके जाना है इलेक्ट्रॉन, 3rd से 4 शेल में, फिर तो एनर्जी विजिबल की सफिशिएंट नहीं है, कोई अल्ट्रावायलेट की या हायर एनर्जी रेंज चाहिए। तो जो एटम 3s 3p 3d 4s ऐसे रखते हैं उनमें भी ट्रांजिशन तो होती हैं, लेकिन आपको लगेगा सर उनमें कलर क्यों नहीं आते, क्योंकि उनमें गैप बहुत ज्यादा है। जो एनर्जी वो लेंगे वो विजिबल का काम नहीं चलता, विजिबल से उससे ज्यादा एनर्जी लेंगे, ज्यादा अल्ट्रावायलेट ले लें, गामा रेज ले लें, और वो हमें दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से वो होती होंगी ट्रांजिशन, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। यहाँ डी क्योंकि एक ही शेल था, उसी में थोड़ा सा गैप पैदा हुआ है, 3D के कुछ लेवल नीचे आ गए, 3D के कुछ ऑर्बिटल ऊपर आ गए। तो 3D में जो स्प्लिटिंग हुई है इसमें गैप बहुत ही कम होगा, क्योंकि आफ्टर है तो एक ही शेल, एक में ही आप आगे 2 शेल्स बना रहे हो, एक नीचे चला गया एक ऊपर, जिसकी वजह से इसका गैप बहुत ही कम है। और वो इतना कम है कि जो नॉर्मल हमारी व्हाइट लाइट के कलर्स हैं, ब्लू है, इंडिगो है, ग्रीन है, इनकी एनर्जी सफिशिएंट है लोअर शेल से इलेक्ट्रॉन हायर शेल में भेजने के लिए, जिसकी वजह से सारा सिर्फ इस वजह से है कि डी की स्प्लिटिंग कर दी आपने। है तो 3D में ये एक लोअर शेल बन गया, एक क्या बन गया, हायर। उनमें एनर्जी गैप इतना कम है कि चलो लक फैक्टर कह लो, चांस फैक्टर कह लो, कि जो हमारा विजिबल पार्ट का, विजिबल लाइट का जो कलर है, उनकी फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है ट्रांजिशन के लिए नीचे से ऊपर भेजने के लिए। तो जो एनर्जी नीचे से ऊपर भेजने के लिए लग जाती है वो एब्जॉर्ब हो जाता है कलर, बाकी जो बाहर निकल जाते हैं वो हमें दिखाई देता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो ये सारा हम सिर्फ एक चीज लिख देंगे भी, दिस इज ड्यू टू डी ट्रांजिशंस। कलर किस वजह से आता है, डी ट्रांजिशन। 3 से 4 कलर नहीं आता, 4 से 5 कलर नहीं आता ट्रांजिशन मैटर में, लेकिन डी में आपस में कलर आ जाता है, क्योंकि गैप बहुत कम है और विजिबल लाइट जो है वो सफिशिएंट है एक्साइटेशन करवाने। ठीक है, तो हम कहेंगे कलर कब आता है, सिर्फ इतना, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, इट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशंस, डी ट्रांजिशन की वजह से। डेल्टा दैट इज गैप बिटवीन T2G and EG is much less. गैप बिटवीन T2G and EG या फिर लोअर D सबशेल एंड हायर D सबशेल is much less, so visible light energy is sufficient to cause transitions. विजिबल लाइट की जो एनर्जी है वो सफिशिएंट है ट्रांजिशन के लिए। हमें सिर्फ मल्टीपल में इतना आएगा, अभी बताना इसका कलर किस वजह से है, तो आपने आंसर देना है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ठीक है, हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक जगह लिमिटेशन होएगी, कलर नहीं आएगा। लिमिटेशन क्या होएगी, या तो डी
खाली हो। इफ डी सबशेल इज वेकेंट, कहीं डी 0 है, बताओ अगर डी 0 ही है, किसी में डी है ही नहीं, जैसे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव बन गया। सोचो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d1, निकालना 3 इसमें से, 0 रह गया ना। अब अगर 0 रह गया तो ये चीज तो होगी स्प्लिटिंग, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो है नहीं ना, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर कौन जाएगा, है ही नहीं कोई। तो 2 जगह लिमिटेशन है, पहला तो डी सबशेल वेकेंट हो, दैट इज डी 0 हो, तो फिर कलर नहीं आएगा, नो कलर। या फिर कहीं डी भरा हो, इफ डी सबशेल इज फिल्ड, दैट इज D10। अब D10 में ये सिचुएशन है भी नीचे भी पूरा पैक हो रखा है, ऊपर भी पूरा पैक हो रखा है। तो जब ऊपर पैक हो रखा है तो क्या नीचे से एक इलेक्ट्रॉन यहां जाके एक ऑर्बिटल में 3 एंटर हो जाएंगे? 3 तो नहीं हो सकते ना। तो क्या इसमें ट्रांजिशन पॉसिबल है? नहीं है। तो अगर कोई D10 है वो भी क्या होगा, नो कलर। बाकी जितने भी होंगे वो कलर दिखाएंगे, बीच में D1 से लेके D9 वो सारे क्या दिखाते हैं, कलर दिखाते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं कि इनके कलर आते हैं। आप आयरन के कंपाउंड देख लो, रस्टी देख लो, ब्राउनिश कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का। कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर होता है ना। ज्यादातर बीच में जो KMnO4 पिंक कलर पड़ा है हमने, बेयर रेजन। पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर पड़ा है। तो जितने हमने अभी तक पढ़े हैं उनमें कलर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट थे, ज्यादातर कलर आते हैं। तो कलर का रीजन हमें आज समझ आया है, इनमें डी स्प्लिटिंग हुई है और डी ट्रांजिशन होने के लिए विजिबल लाइट सफिशिएंट है, जिसकी वजह से कलर आता है। लेकिन हाँ, उसमें भी कुछ एलिमेंट हो सकता है कॉम्प्लेक्सेस ना दिखा पाए कलर, उसमें आपको ये याद रखना है, D0 नहीं दिखाता, एक कौन सा, D10 नहीं दिखाता। कर लोगे बेटा? जैसे देखना, सिंपल क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से आयन है इन एक्वस सॉल्यूशन which of following ions can show color। कौन कौन से कलर दिखा सकते हैं? तो मल्टीपल में 4 ऑप्शन देगा, सिर्फ आपको इतना देखना है भी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। D0 हो गया तो नो लिख दो, D10 हो गया तो नो लिख दो, बाकी हर जगह यस यस यस। ठीक है। तो कलर कौन कौन से आएंगे? पहला स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, वनेडियम 5 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर 1 पॉजिटिव। इनमें से आपको सिर्फ इतना देखना है भी किसी में D0 तो नहीं आ रहा या D10 तो नहीं आ रहा। तो यहाँ D0 आ रहा है या D10 आ रहा है, वहां लिख दो भी देयर विल बी नो कलर, अदरवाइज सारे कलर्ड हैं ड्यू टू DD ट्रांजिशंस। ठीक है। मुझे तुम ऐसे कलरलेस बता दो कौन कौन से जिनका कलर नहीं है। कौन सा?
सी पार्ट, नो कलर कहाँ कहाँ आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है, और बताओ, डी आ रहा है, एच आ रहा है, जे आ रहा है, ठीक है। स्कैंडियम 3 डी 0 हो गया क्योंकि स्कैंडियम रहता था 4s2 3d1, डी 0 रह गया। वनेडियम D3 4s2, 5 के 5 तो निकल गए तो डी 0 हो गया। जिंक 2 पॉजिटिव D10 हो गया। कॉपर का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है हमने 4s1 3d10, तो अगर ये एक निकलेगा तो D10 रह जाएगा, D10 होने की वजह से ये भी क्या होगा, कलरलेस होगा, लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव क्या होगा, कलर हो जाएगा बेटा। तो ऐसे डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है नहीं आता वो प्रेडिक्ट करना बहुत इजी है, D0 नहीं देगा, D10 नहीं देगा, हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बना के लिख लो। क्वेश्चन क्या है, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, anhydrous copper sulfate is colorless, whereas hydrated copper sulfate is blue color. Anhydrous copper sulfate is colorless, whereas hydrated copper sulfate is blue colored. अब चेक करना पहले कॉपर सल्फेट में कॉपर डी कितना है, D9 है ना, तो वैसे तो कलर आना चाहिए क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव इज 3d9, तो कलर एक्सपेक्टेड है, लेकिन कलर तभी आएगा ना अगर स्प्लिटिंग होएगी, स्प्लिटिंग तो तभी होएगी अगर लीगेंड होगा। तो यहां मैंने पहले वाले में एक्वस वर्ड यूज किया था, एक्वस का मतलब वाटर क्या काम कर रहा है, लीगेंड कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब उसने अंडरस्टूड होता है जब कलर पूछेगा तो एक्वस मान के चलते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई क्वेश्चन स्पेशली दिया जाए अनहाइड्रस लगा के, तब आपको ये आंसर देना भी इसमें तो लीगेंड ही है नहीं, वाटर आएगा लीगेंड तो कोई दो, कॉम्प्लेक्स तो बने, अगर लीगेंड है नहीं तो ये स्प्लिटिंग ही नहीं हो रही, स्प्लिटिंग नहीं हो रही तो फिर ट्रांजिशन कहां से हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे इसलिए अलग से लिख लिया हमने कि इन anhydrous there is no ligand, ligand ही है नहीं, so no CFSC, splitting नहीं हो रही, so it can't show DD transitions, नहीं दिखा सकता, and hence no color। तो ये रेयर अलग से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना कि कहीं कोई ऐसा दिया जाए आपको लगे भी नहीं ये तो D0 या D10 तो नहीं है, फिर भी खुद ही बताया जा रहा है भी कलर नहीं है, तो उसका रीजन हमेशा यहीं से लिंक होगा भी इसमें तो लीगेंड ही है नहीं। पिछले वालों में अंडरस्टूड होता है कि एक्वस है, वाटर के एक्ट एज लीगेंड, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लीगेंड भी तो चाहिए। तो एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, अदरवाइज ज्यादातर सिंपल है भी कौन सा कलर है कौन सा नहीं है, D0 D10 कलरलेस, बाकी सारे क्या हैं, कलर्ड, ऐसे हो जाएगा बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थोड़ा आइडिया हम ले सकते हैं, वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री व्हील करके याद रखना है आपने। ये कॉम्प्लीमेंट्री व्हील क्या होता है, 6 हिस्से डिवाइड कर दो, शायद फिजिक्स में आता है आपको। विव गियर ऐसे लिख लो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विव गियर लिख लिया। ये कॉम्प्लीमेंट्री व्हील कहा जाता है, और इस व्हील में क्या है, आमने सामने कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। मान लो कोई ब्लू एब्जॉर्ब करता है तो फिर कौन सा दिखेगा, ऑरेंज इज सीन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री व्हील का थोड़ा आइडिया हम ले सकते हैं, बहुत एग्जैक्ट तो नहीं होगा, कभी रेयर ऐसा क्वेश्चन आ जाए भी बता सकते हो भी कलर ब्लू की तरफ एब्जॉर्ब हुआ है, तो फिर इनमें से किस की तरफ दिखेगा, तो हम एक ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। विव गियर ड्रॉ करना आता है, विव गियर में दो इकट्ठे रख लो, वायलेट इंडिगो एक जैसे कलर होते हैं, बाकी एक एक भर दो, आमने सामने कॉम्प्लीमेंट्री है।
ब्लू एब्जॉर्ब होगा, दिखेगा ऑरेंज, ऑरेंज एब्जॉर्ब होगा, दिखेगा ब्लू। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री व्हील है। रेयर कभी थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़े कि क्या इस कलर का ये वाला एब्जॉर्ब हुआ है तो क्या कोई आइडिया लग सकता है, तो हम आइडिया लगा दें। अगर ऐसे बोलता है ब्लू ब्लू ग्रीनिश, ग्रीनिश ब्लू एब्जॉर्ब हुआ है, ऑरेंज रेड दिखेगा, है ना, ग्रीनिश ब्लू एब्जॉर्ब तो दिखेगा कौन सा, ऑरेंज रेड। तो ऐसे थोड़ा सा आइडिया सा लग सकता है कौन कौन से एब्जॉर्ब। कर लोगे बेटा, ये टॉपिक हो जाएगा कलर वाला, कहाँ कलर है कहाँ नहीं है ये ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट पे इसमें एक जगह एक्सेप्शन लिख लो। कई बार KMnO4 और पोटाशियम डाइक्रोमेट ये भी कलर दे रखे हैं। KMnO4 पिंक कलर होता है, ये ऑरेंज कलर होता है, लेकिन चेक करना इसमें मैग्नीज 7 पॉजिटिव है और इसमें क्रोमियम आई थिंक 6 पॉजिटिव है। तुम चेक करो भी इसमें कलर आएगा या नहीं आएगा। तो सिर्फ एक क्वेश्चन हमने ये करना है, बस लिखना है। तो क्या ये सही लिखा मैंने कि KMnO4 में मैग्नीज 7 आ जाएगा सबका? K का 1 8, ये नेगेटिव 7 आ जाएगा ना। अब मैग्नीज 7 पॉजिटिव, 7 निकालना, D 0 आ गया। फिर कलर क्यों आ रहा है ऐसे, इसमें चेक करना, D 0 आ गया। तो ये दो केस हम डी एंड एफ ब्लॉक में, हमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एक्चुअली एनसीईआरटी में दिए हैं, इस वजह से दो का हमें पढ़ना पड़ेगा। तो वो कहता भी कलर डी ट्रांजिशन की वजह से ठीक है नहीं आएगा, लेकिन एक और रीजन भी है जिसकी वजह से कई जगह कलर आ जाता है। वो एक रीजन सिर्फ इन दो के लिए हमने याद रखना है। वो रीजन क्या है, एक ब्रीफ सा एक और स्पेक्ट्रा है जिसे कहा जाता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आगे दो तरह का हो जाता है, या तो लीगेंड टू मेटल या फिर होता है मेटल टू लीगेंड। कई बार क्या था ट्रांजिशन ऐसे होने लग जाती है कि अगर लीगेंड के ऑर्बिटल खाली हैं, D 0 हैं, तो मेटल के साथ लीगेंड का जो ट्रांजिशन होने लग जाता है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन किसे देता है, लीगेंड को। अब ये ट्रांजिशन रेजोनेंस की तरह चलता है, भी कभी मेटल का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा, क्योंकि D ऑर्बिटल क्लोज तो आ ही रहे हैं बेटा, हो सकता है आपस में थोड़ी सी हल्की सी बॉन्डिंग हो जाए, मेटल के भरे हुए D में उधर से क्या हो खाली D हो, तो बैक बॉन्डिंग की तरह हो गया। तो मेटल का D और एक इलेक्ट्रॉन लीगेंड में चला गया, दोबारा से फिर से किस में आ गया, मेटल में। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो हो ही रही है ना, एक शेल से दूसरे शेल, दूसरे से फिर पहले, पहले से दूसरे। ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है ये भी तो ट्रांजिशन है, मेटल से लीगेंड ट्रांजिशन। और इस ट्रांजिशन की वजह से कुछ ना कुछ तो फिर से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखा, जिसकी वजह से इस ट्रांसफर, इस स्पेक्ट्रा को हम क्या कहते हैं, चार्ज ट्रांसफर। तो रेयर कुछ केसेस में कलर डी यहां नहीं होता, उनमें एक आधे केस में, दो हम एग्जांपल याद रखेंगे जो हमारे सिलेबस में है, उनमें एक और रीजन दिया हुआ है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर में हमारे सिलेबस में लीगेंड टू मेटल वाला है। अभी लीगेंड टू मेटल में दो केस आते हैं, एक आता है KMnO4, इसमें भी D 0 है, एक आता है पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसमें भी क्या है, D 0 है। ऐसे रेयर कभी मेटल टू लीगेंड भी आया था, लेकिन वो है नहीं। तो हमें ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा कि KMnO4 का कलर किस वजह से था, तो आंसर लिखा होगा चार्ज ट्रांसफर, कौन सा, मेटल टू लीगेंड, मेटल टू लीगेंड में लिखना है। लीगेंड के पास तो है ही नहीं ना इलेक्ट्रॉन, या लीगेंड टू मेटल होना था, सही था, लीगेंड टू मेटल। सोचो कैसे कर रहे हैं ये। हाँ, किसके पास नहीं था बेटा उसे इलेक्ट्रॉन देना है, मेटल के पास नहीं था, है ना। तो मेटल के पास नहीं था, ऑक्साइड के पास है लीगेंड्स,
तो फिर मेटल के पास 0 है, D0, तो वहां लिगेंड से कहां जाएगा, मेटल। ठीक है, तो यहाँ D0 होना चाहिए, ऐसे याद रखो, यहाँ D0 है, वहां मेटल के पास नहीं है, तो लिगेंड अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा, मेटल को। इसे कहते हैं लिगेंड टू मेटल। तो ये चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। कर लोगे बेटा ये? ठीक है, हो जाएगा। तो ये दो अलग से केस याद रखने हैं, ये आपको यहाँ में भी ना मिले, डी एंड एफ में मिले, लेकिन चलो हमने एक जगह कलर खत्म कर लिया। भी ज्यादातर तो यही वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला। D0 D10 है नहीं, बाकी सारे हैं। एक केस आ गया कॉपर सल्फेट अनहाइड्रस वाला, भी D0 भी नहीं था, D10 भी नहीं था, फिर भी कलरलेस कह रहा है, तो लिगेंड की वो थी प्रॉब्लम। एक ऐसा है कि D0 है फिर भी कलर है, तो वहां एक अलग से नेम याद कर लो बस, कौन सा स्पेक्ट्रा है, चार्ज ट्रांसफर। हो जाएगा बेटा, ये कलर का टॉपिक हो जाएगा। आगे चलो, सेकंड टॉपिक हमने करना है कैलकुलेशन ऑफ CFSC, दैट इज, एक और नाम थोड़ा चेंज करके ले रहे हैं आज, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए एक और चीज उसने दी हुई है हमें, वो कहता है स्टेबिलिटी कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो स्टेबिलिटी कंपैरिजन करने के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करना होता है। नाउ व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन? ऑक्टाहेड्रल में चेक करना, नीचे जाते हैं तो 3 T2G वाले हैं, है ना, ऊपर जाते हैं तो 2 EG वाले हैं। कल मैंने बताया था कि अगर नीचे जाते हैं तो 0.4 डेल्टा O कम होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए पर इलेक्ट्रॉन। अगर ऊपर जाते हैं तो 0.6 डेल्टा O बढ़ता है ना, पर इलेक्ट्रॉन। तो फिर नेट एनर्जी चेंज कितना हो गया, अलग अलग केसेस में D1 D2 D3 भर के देखेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड। नेट एनर्जी चेंज, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होगा, डिक्रीज ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। आपको नेट देखना है, जितना डिक्रीज ज्यादा मींस नेगेटिव वैल्यू ज्यादा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो हमें कोई एग्जांपल दे देगा भी D4 है स्ट्रॉन्ग फील्ड, चेक करो CFSC कितनी है, तो हम टोटल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कैसे? सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, CFSC इज इक्वल टू, जितने इलेक्ट्रॉन आपके T2G में जाते हैं उसे तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 0.4 से, माइनस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, इसे करेंगे 0.6 से लेकिन प्लस, तो बस ऐसे CFSC निकल जाएगी। ठीक है, तो CFSC इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इंटू माइनस, समझ आ रहा है क्यों किया मैंने, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG इंटू 0.6। इससे हम CFSC निकाल, किसी की भी निकालना भी सीख सकते हैं, कैलकुलेशन भी आ सकती है। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल। जैसे मान लो आपको कहा जाए भी D5 है इन SFL, कैलकुलेट CFSC। तो पहले तो तुम्हें SFL में D5 भर के देखना है, मुझे पता चले भी T2G कितने हैं, EG कितने हैं। बाद में तो बस एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला समझ आ गया। T2G वाले वो तो हर एक के लिए 0.4 कम हो रहा है तो माइनस का, EG वाले हर एक के लिए 0.6 ज्यादा हो रहा है ना, ऐसे करेंगे। D5 कौन बताएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में 5 इकट्ठे भरे या 3 अलग भरे? स्ट्रॉन्ग फील्ड 3 अलग भरे। बताओ D5 भरे, क्या हर्ट्ज रूल एप्लीकेबल होगा इसमें? नहीं होगा, यहीं से पेयरिंग हो गई। बताओ T2G में कितने आ रहे हैं, EG में 0। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, यहाँ S फॉर स्टेबलाइजेशन है ना, सेपरेटिंग से क्या आ गया, स्टेबलाइजेशन। बताओ पहले T2G में 5 है, इन 5 के लिए क्या करें,
माइनस का 0.4, ईजी में 0 ही है। हो जाएगा आंसर, कितना आ गया? माइनस का 2। जितना ज्यादा माइनस होगा बेटा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। कर लोगे? वीक फील्ड में देखो, यही वाला केस वीक फील्ड में करके दो। D5 इन वीक फील्ड कैलकुलेट करो। और ये वाली CFSC आपको पहले लिखवा दिया भी, क्या D1 D2 D3 में, D1 D2 D3 में SFL या WFL से कोई फर्क पड़ता है? तो उन तीनों में तो मल्टीपल सीधा ही याद रखें भी सेम होगा। क्या D8 D9 या D10 में फर्क पड़ता है? नहीं, सिर्फ जो दो केस बनेंगे D4 से लेके D7 के बनेंगे, है ना, उनमें फर्क पड़ता है। चेक करो, मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग फील्ड ज्यादा स्टेबल है, वीक फील्ड कम स्टेबल है। 0 आ रहा है ना? तो याद हमने कहा भी स्ट्रॉन्ग फील्ड ज्यादा मजबूत कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वीक फील्ड क्या बनाते हैं? कम मजबूत। तो हमने स्टार्ट ही यहां से किया। D5 वीक फील्ड में कैसे भरेंगे? पांचों इकट्ठे भरेंगे, 1 2 3 4 5। T2G में 3 है, EG में 2 हैं। 3 वालों को कितने से मल्टीप्लाई करें? 0.4 से। दो वालों को प्लस से। क्या 0 आ रहा है? तो 0 सी कर लोगे बेटा? तो ऐसे हम CFSC किसी की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें करके दो। आयरन है, अब स्ट्रॉन्ग वीक आपको हिसाब लगाना है। 2 पॉजिटिव, कैलकुलेट इट्स CFSC। एक आयरन है, साइनाइड लगे हैं 4 नेगेटिव, CFSC। तो वही सबसे पहले तो आप देखो इनर बनता है जो आउटर, आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। T2G कितना, EG कितना। एक वीक फील्ड का केस है, दूसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस है। तो एक वीक फील्ड का केस आएगा, एक स्ट्रॉन्ग का केस। क्या दो D6 आ रहा है ऊपर? D6 है, वीक फील्ड में पांचों इकट्ठे भरो, है ना, भर के दो मुझे। और T2G कितना, EG कितना? यस, T2G 4 EG 2 आ गया बेटा? ये T2G 4 EG 2 तक अगर आ गया तो फिर तो तुम्हें फॉर्मूला क्रैम करना है बस। D6 है 1 2 3 4 5 6, T2G 4 EG 2 कितनी आ रही है फिर CFSC? -0.4 आ रहा है। ये 4 वालों को कितने से मल्टीप्लाई करना है? -0.4 से, है ना। 2 वालों को कितने से करना है? 0.6 से। 1.6 रह गया माइनस का, 1.2 रह गया प्लस का, माइनस का आ गया 0.4। वीक फील्ड में इतना आ रहा है। हो जाएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग में करते हैं। ये भी है तो आयरन 2 ही आ रहा है ना, चेक करना। एक्स मान के निकाल लोगे, x -6 -4। 2 का मतलब तो फिर से D6 है, लेकिन इसमें 3 पहले हैं 2 बाद में है, तो आई थिंक 6 के 6 इसमें आ जाएंगे। T2G 6 EG 0। 6 वालों के लिए, हर एक के लिए 0.4 कम होता है, तो 6 वालों के लिए कितना कम हो गया? कितना इसका है? पूछो बेटा, कोई डाउट है तो। सिंपल है ना,
कितने कितने हैं बस उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर मैं तुम्हें डेल्टा ओ की वैल्यू दे देता भी, इसमें डेल्टा ओ 15,000 पर सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर मतलब उसकी वेव नंबर दे दी, तो आपको यहां मल्टीप्लाई कर देना था लास्ट पे कितने से, जितनी दी है 15,000 पर सेंटीमीटर, जाउल्स में दे दे, किलो कैलोरी, जितना भी देगा उससे मल्टीप्लाई करके, रेयर कभी आ गया था, अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चन है ऐसे। ये समझ आ गया बेटा? क्लियर है यहां तक? लास्ट एक जगह इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, इंपॉर्टेंट इज रेयर कई बार एक और एनर्जी ऐड की जाती है, जैसे लास्ट वाले में आयरन 2 पॉजिटिव D6SFL में हमने ऐसे भर दिया, T2G कितने हैं 6 है ना, EG क्या किया खाली छोड़ दिया। तो रेयर मैं तुम्हें बता रहा हूं भी एक जगह क्या हो सकता है, CFSC हमने इसी का लास्ट वाला केस ही ले रहा हूं, मैंने CFSC निकाल ली, लास्ट वाले केस को कॉपी करके लिखा है, हमने कितनी निकाली है, सही है गलत नहीं है, सही है बिल्कुल, लेकिन कई बार इसके साथ ना ऐसे लिखेगा 3 पेयरिंग एनर्जी, क्या समझ आया? तो जितने पेयर हैं हमें पता है एक पेयर से कुछ ना कुछ एनर्जी बढ़ती भी तो है, क्योंकि पेयर होगा तो रिपल्शन होगी, एक पेयर से एक पीई लिख देगा, अगर 2 पेयर बन गए 3 बन गए, तो मैंने एक जगह लिख दिया, ये रेयर है कभी लिखा हो, ज्यादातर नहीं लिखा मिलता, तो कभी अगर पेयरिंग एनर्जी लिखी हो तो आपने पूरी कॉन्फ़िगरेशन में चेक करने भी कितने पेयर हैं, जितने पेयर हैं उतनी क्या हो जाएगी पेयरिंग, वो प्लस होएगी, क्योंकि पेयरिंग करने में एनर्जी लगेगी, है ना। तो मैंने लास्ट पे एक लिखवा दिया ज्यादातर, तो क्योंकि अगर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे अलग अलग बुक्स में तो 9 तो ऐसे ही मिलेंगे बिना पेयरिंग के, कोई एक आधा कहीं पेयरिंग लिखा हो तो आपको पता जरूर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना रखो, सिर्फ इतना है कि आप पेयर काउंट कर लो कितने हैं, जितने पेयर हैं लास्ट पे वो ऐड कर दो, और कुछ नहीं हो जाएगा बेटा। ये टॉपिक, ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए, कलर हो गया और ये CFSC कैलकुलेट करना हो गया, न्यूमेरिकल टाइप आ गया क्वेश्चन कैलकुलेशन। ये कल वाला जो थ्योरी आपको बताया था कि आप थ्योरी पढ़ लो, एक बार माइंड सेट कर लो, उसकी एप्लीकेशन चल रही है भी, हमें फायदे क्या हो, ठीक है हो जाएगा। और लास्ट एक टॉपिक लास्ट लिख लो इस टॉपिक में से, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC, दैट इज यहां CFSC कौन सी है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबलाइजेशन एनर्जी मींस ये CFSC तो कैलकुलेशन आ गई। एक अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भी, क्या कोई कंपैरिजन कर सकते हैं भी इनमें से किसमें CFSC ज्यादा है, इनमें से किसमें CFSC कम है, तो ऐसे कुछ रिलेट भी किए हैं, फैक्टर्स हैं, सिर्फ थ्योरेटिकली CFSC कैलकुलेट करना में आ गया। अब ये गैप जो है, ये गैप ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में ज्यादा होता जा रहा है ना, लेकिन एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग फील्ड में ज्यादा क्यों था, तो हमने किया भी मेटल के साथ जितना लिगेंड का ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा उतना नजदीक आएगा, रिपल्शन क्या होएगी, रिपल्शन ज्यादा तो गैप ज्यादा तो पहला इलेक्ट्रॉन तो नीचे ही गिरेगा ना, इट मींस ऑब्वियसली स्टेबिलिटी क्या हो रही है ज्यादा, इसीलिए CFSC वर्ड एक ही चीज हो जाती है, चाहे स्प्लिटिंग एनर्जी कह लो, रेयर उसी को क्या यूज हो जाएगा स्टेबलाइजेशन, क्योंकि अगर ये बढ़ता है गैप तो अपने आप ही पहला नीचे गया दूसरा नीचे गया, आपने पढ़ा ही है CFSC बढ़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव तो कभी आती नहीं, या तो नेगेटिव आएगी, चलो रेयर कभी 0 हो जाएगी। तो चाहे CFSC पूछे चाहे ये गैप पूछे, ये फैक्टर हैं कुछ एक, इसमें बस आपको मैं अलग अलग फैक्टर्स लिखूंगा, आपको माइंड में ये सोचना है भी क्या मेटल और लिगेंड का बॉन्ड मजबूत बन गया, जितना मजबूत बन गया उतना गैप क्या हो गया ज्यादा, तो तुम्हें बस इस चीज पे नोटिस करना है भी इस केस में मेटल और लिगेंड का बॉन्ड मजबूत बनेगा या वीक बनेगा, जितना बॉन्ड मजबूत उतनी CFSC क्या है ज्यादा। तो हम CFSC ऐसे माइंड सेट कर लेते हैं कि हमारी CFSC बढ़ेगी मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना मेटल क्लोज आ जाएगा उतनी हमारी CFSC बढ़ेगी, ठीक है। पहला फैक्टर
पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड में हमें पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में से किसमें ज्यादा होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड में गैप ज्यादा होगा, मोर CFSC, तो मोर स्टेबिलिटी। वीक फील्ड में क्या होगा? कम होगा, लेस CFSC। ठीक है, गैप ज्यादा है या कम है, एनसीईआरटी घर से पढ़ना। इसमें आपको एक सीरीज लिख के दी हुई है जिसे कहा जा रहा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये बिल्कुल एनसीईआरटी में से जो दिया क्रैम करके आना है कल। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स विद मोर CFSC। ज्यादा CFSC किसकी होएगी? हाँ, एक थोड़ा सा आइडिया हम ले सकते हैं, भी बेस्ट थे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन। सबसे अच्छे डोनर कौन है? कार्बन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम अच्छे ऑक्सीजन, सबसे लीस्ट वाले अच्छे कौन से हैं? हमें आइडिया तो आता है, हमें पता है भी CFSC का मैग्नीट्यूड ऐसे ऐसे होगा, लेकिन एक एनसीईआरटी में बेटा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कुछ बना के दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले हेलोजन्स हैं IBrClF, फिर वाटर लिखा हुआ है, फिर नाइट्रोजन के कुछ एक कंपाउंड है अमोनिया, हाइड्रोजन, नाइट्रो, EN, फिर आगे कार्बन के लास्ट पे साइनाइड एंड CO। तो वो ऑर्डर जैसे एनसीईआरटी में लिखा है लाइन टू लाइन 10 हैं या 12 हैं, वो हमें क्रैम करना पड़ेगा। आइडिया तो हमें आता है, अगर तो 4 ऑप्शन में से सिर्फ इतना कहता भी बताना किसका बेस्ट होगा, वो तो मैं ढूंढ लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। किसका लीस्ट होगा वो भी ढूंढ लूंगा, लेकिन एग्जैक्ट जो ऑर्डर है ना, वो जो एनसीईआरटी में दिया हमें वो क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर था, नीट का क्वेश्चन था, तो इसलिए वो मैं नहीं लिख रहा, लॉजिक भी नहीं लगाएंगे अपना। जो जो ऑर्डर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, चाहे वो गलत है चाहे वो सही, आपको सीरीज याद करनी, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है। तो ये एग्जैक्ट पूछा गया हमें एक बार कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑर्डर क्या है लिगेंड्स का, तो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे घर पे जाके, ढूंढोगे, वो लिख के लेके आओगे, ठीक है। सेकंड है नेचर ऑफ मेटल। अब नेचर ऑफ मेटल में दो चीजें हो सकती हैं, पहला ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा साइज। आपको सोचना है भी मेटल ने लिगेंड को ज्यादा क्लोज खींचना है, ज्यादा क्लोज खींचने के लिए दोनों फैक्टर सोचो क्या क्या होंगे। पहला फैक्टर क्या होगा, दूसरा, पहला ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ज्यादा करें या कम करें ताकि ज्यादा खींचें? ज्यादा, तो लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने से क्या होगा? CFSC ज्यादा। ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होने से CFSC ज्यादा मींस कभी ऐसे आ जाए भी आयरन 2 है और आयरन 3 है, बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग CFSC करेगा? तो आयरन 3। हमने कल लिखा ही था, शायद एक्सेप्शन लिखवाई थी मैंने कोबाल्ट 3 की, तो कोबाल्ट 2 में नहीं है, कोबाल्ट 3 में है, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, ठीक है। दूसरा, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, सारे 2 पॉजिटिव हैं, तो साइज छोटा होने से नजदीक आ जाएगा, जितना साइज छोटा उतना नजदीक नजदीक आ जाएगा, तो बताओ रिपल्शन बढ़ गई, फिर से गैप बढ़ गया, इट मींस साइज छोटा होने से CFSC बढ़ेगी, ठीक है। बताना साइज छोटा कैसे डिसाइड करोगे? एक स्कैंडियम 2 है, एक टाइटेनियम है, एक वेनेडियम है, एक क्रोमियम, एक मैग्नीज एंड सो ऑन, ऐसे जिंक तक जाता है। क्या लगता है पीरियड में साइज डिक्रीज होता है? साइज डिक्रीज होता है तो CFSC क्या होएगी? इंक्रीज, ठीक है। तो कभी रेयर सेम सारा कुछ हो, मेटल में सिर्फ साइज का फर्क ढूंढ लो, ये छोटा है ये बड़ा है, तो CFSC क्या हो जाएगी? ज्यादा। ये जो मेटल्स का ऑर्डर है ये हमें समझाया है, साइंटिस्ट हैं उनके नेम पे से इरविंग विलियम ऑर्डर भी नाम दिया जा रहा है। उन्होंने हमें बताया भी सेम लिगेंड होने के बावजूद स्कैंडियम से ज्यादा CFSC किसमें थी? टाइटेनियम में। टाइटेनियम से ज्यादा किसमें थी?
है ना। तो ऐसे इस एक ऑर्डर का नाम भी दिया, इसे कहा जाता है इरविंग विलियम ऑर्डर। हो जाएगा बेटा। सीरीज लिखो, मेरे पास जो एनसीईआरटी एक बार अपनी मिला लेना, उसके बेस पे लिख रहा हूं। आई नेगेटिव से ज्यादा है बी आर नेगेटिव, उससे ज्यादा है एस सी एन नेगेटिव, उससे ज्यादा है सी एल नेगेटिव, उससे ज्यादा है सल्फाइड, उससे ज्यादा फ्लोराइड, उससे ज्यादा OH, उससे ज्यादा ऑक्जेलेटो, उससे ज्यादा वाटर, उसके बाद NCS, उसके बाद EDTA4 नेगेटिव, उसके बाद अमोनिया, फिर EN, फिर CN, फिर CO। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हाँ, इसमें इतना कि तुम आइडिया लगा सकते हो। चेक करो, पहले हेलोजन्स हैं, हेलोजन्स के बाद ऑक्सीजन स्टार्ट हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीलेट ऑक्सीजन, वाटर भी ऑक्सीजन, फिर N स्टार्ट हो गया, N डोनर, EDTA में भी N डोनर है, चार है ना, अमोनिया, EN N डोनर, लास्ट पे C डोनर है। तो ये देखो, ये जो लिखा है मैंने, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इतना तो तुम आइडिया लगा लोगे भी कौन कौन सा सीक्वेंस रहेगा। तुम्हें एटलीस्ट इतना तो पता है भी CN आगे ही रहेगा, अमोनिया पीछे रहेगा, अमोनिया CN से आगे नहीं जा सकता। तो इससे हमें चार ऑप्शन जो दिए जाएंगे ना, एक आधा भूलता है तो इनसे हमें काफी आइडिया मिल जाएगा भी हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, रूल आउट हो जाएंगे ना भी ये नहीं पॉसिबल, क्योंकि एक आधा गलत लिख देता है। मान लो कहीं वाटर आगे लिखा हो, अमोनिया पीछे लिखा हो, तो हमें ये तो याद है ना भी ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि वाटर में O डोनर है पीछे रहेगा, अमोनिया में N डोनर आगे, तो हम वो कैंसिल कर देंगे, एक ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऐसे चार में से एक दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, बाकियों में आइडिया लग जाएगा तुम्हें। तो सबसे पीछे हेलोजन्स हैं, हेलोजन में देखना I के बाद Br है, Br के बाद Cl के बाद F, चार हेलोजन याद हो गए। चार में से दो बीच में ऐड किए हैं, एक HCN है, एक S है। Br और Cl के बीच में HCN, Cl और F के बीच में S। पहले सिर्फ इतना याद करते हैं कि हमें पता भी सबसे पीछे हेलोजन है, लेकिन हेलोजन में ऑर्डर क्या रहेगा, I से स्टार्ट करेंगे, I Br Cl F, Br और Cl के बीच में HCN है, लास्ट वाले में S है। तो पहले इतना याद कर लो, फिर से बोलूं मैं, I Br Cl F, Br और Cl के बीच में भी S डोनर है HCN, उसके पीछे सल्फाइड है S2 नेगेटिव। चार याद हो गए। अब ऑक्सीजन वाले याद करते हैं। ऑक्सीजन वाले हैं OH, ऑक्सीलेटो, वाटर। बहुत सिंपल है, सबसे पीछे OH है, फिर ऑक्सीलेटो है, फिर वाटर। O वाले ये आ गए, याद तो याद हो गए। पहले हेलोजन आ गए, फिर क्या आ गए, O वाले। O वाले तीन ही हैं, OH, ऑक्सीलेटो, वाटर, ये भी याद हो गए। कार्बन वाले दो ही हैं, CnNCO, ये भी याद हो गए। नाइट्रोजन वाले बीच में एंटर करने रह गए। नाइट्रोजन वाले चेक करते हैं। नाइट्रोजन में पहले लिखा हुआ N डोनर NCS, आइसोथायोसाइनो, NCS, फिर EDTA, फिर अमोनिया, फिर EN। बस चार है, NCS, EDTA, अमोनिया। इसके आगे अगर आता है तो हम बॉदर नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, हमें अलाउड नहीं है, पूछेगा, है ना। तो हमें सिर्फ इतना जरूर क्रैम करना है, और ये बहुत इजी हो गया, क्योंकि सबसे पहले हेलोजन है, फिर ऑक्सीजन वाले तीन हैं, फिर नाइट्रोजन वाले चार हैं, फिर कार्बन वाले दो हैं। तो ऐसे एक बार आप लिख के देख लोगे, आपको याद हो जाएगा, तो ये रट लो, ठीक है, हो जाएगा बेटा। ये सारे फैक्टर समझ आ गए, नेचर ऑफ मेटल समझ आ गया, ठीक है। लास्ट एक लिख लो, थर्ड है, नंबर ऑफ लिगेंड्स भी मैटर करते हैं। नंबर ऑफ लिगेंड्स, कई बार सेम मेटल है, सेम लिगेंड है, लेकिन नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा हैं, तो भी रिपल्शन बढ़ गई भी, क्योंकि थ्योरी का नाम मैंने कल भी समझाया था, अभी क्रिस्टल फील्ड बनाता है। ये फील्ड का मतलब एक नेगेटिव चार्ज का आसपास फील्ड फैलेगा, और वो नेगेटिव चार्ज का फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर नेगेटिव वाले लिगेंड ज्यादा होंगे। चार लिगेंड है तो चार नेगेटिव आसपास मेटल के सराउंड कर रहे हैं, 6 लिगेंड है तो 6 नेगेटिव हैं, 8 लिगेंड आ जाएगा भी तो 8 हैं। तो ये कहता अगर लिगेंड बढ़ाते जाओगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ेगी, रिपल्शन बढ़ेगी तो गैप बढ़ेगा। तो रेयर एक नंबर ऑफ लिगेंड्स भी आ जाते हैं, नंबर ऑफ।
इट मीन 4 वालों से हमेशा 6 वाले ज्यादा CFSC करेंगे, ठीक है। और इसका ऑर्डर ऐसे दिया हुआ कि टेट्रा और ऑक्टा में से ऑक्टा टेट्राहेड्रल जो है दैट इज 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल आधा की रह जाता है ऑक्टा का। मींस अगर सेम कॉम्प्लेक्स 6 लिगेंड लगा के बनाते हो आप आयरन के साथ या कोबाल्ट के साथ, क्लोरीन 4 है, उसी कोबाल्ट के साथ क्लोरीन 6 है, दोनों में कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, दोनों में कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, D7 आ जाएगा, दोनों में ही है। लेकिन एक 4 वाला sp3 बनेगा क्योंकि क्लोरीन वीक फील्ड है बेटा, एक बनेगा ऑक्टाहेड्रल। दोनों में से CFSC किसकी ज्यादा दिखी है? कोबाल्ट। और कितनी की ज्यादा दिखी है एग्जैक्ट याद भी रख सकते हो, 4/9 है, ये भी NCERT में दिया हो, ठीक है, हो जाएगा। और समझ आ गई बेटा? टेट्रा कितना हिस्सा है इसका? 4/9 टाइम। कर लोगे? नेगेटिव भी लिख सकते हैं, कई बार इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, कई बुक्स में ऐसे नेगेटिव 4/9 लिख देता है। इसका क्या मतलब है? नेगेटिव 4/9 लिख देता है। नेगेटिव का मतलब यह है कि याद है उल्टा था, ऑक्टा में नीचे T2G था, EG ऊपर था, टेट्रा में उल्टा हो गया था। तो नेगेटिव का साइन सिर्फ ये दिखाएगा भी सेपरेटिंग का जो पैटर्न है वो उल्टा है, एक में T2G नीचे है, एक में T2G क्या है? ऊपर है। तो इसलिए डिपेंड ज्यादातर तो 4/9 ही मिलेगा, लेकिन रेयर तुम्हें दोनों देके फिर कंफ्यूज करे तो याद कर लो भी माइनस वाला क्या होगा, बेटर होगा, क्योंकि माइनस में हम बता रहे हैं भी उल्टा हो गया, T2G EG ऊपर था ऑक्टा में, टेट्रा में घूम गया, तो इसलिए माइनस साइन लगा। क्लियर है? तो ये 3 अलग से फैक्टर हैं जिनके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी किसमें ज्यादा होगा। फिर से देख लो 3 क्या क्या फैक्टर है। पहला चला क्या लिगेंड, उसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल वाले में ऑक्सीजन स्टेट, साइज में इरविंग विलियम ऑर्डर आ गया। और थर्ड ये वाली वैल्यू याद करनी है, डेल्टा टेट्रा कितना है? 4/9 ऑफ डेल्टा। बस इतना भी याद कर लोगे बेटा, इतना करके आओ। थर्ड टॉपिक हमारा इसमें रह गया आइसोमर्स, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। बॉन्डिंग वाला टॉपिक कंप्लीट। कोई डाउट है बेटा?